हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो आवर सारणी में अगर हम देखेंगे तो वर्ग 1 और वर्ग 2 जो है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, है ना। तो वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं, 1 के जो तत्व होते हैं उनको बोलते हैं क्षारीय धातुएं, और वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ सामान्य लक्षण। देखिए, से पहला है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये सदैव संयुक्तावस्था में प्रायः कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट्स, फॉस्फेट आदि के रूपों में ही पाए जाते हैं। यानी कि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि वर्ग ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब तत्व हैं। और वर्ग 2 में अगर हम देखेंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये सभी मिलके ही, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलके ही क्या बनाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। वही कह रहा है कि जो ये एलिमेंट्स हैं, कभी जैसे सोडियम है तो सोडियम के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, है ना। जैसे ये है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो कभी भी कैल्शियम या मैग्नीशियम के रूप में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे। वो हमेशा अपने कार्बोनेट, सल्फेट आदि की तरह ही पाए जाएंगे, संयुक्त रूप से पाए जाएंगे, ठीक है। और उसका कारण क्या है कि ये जो देखिए ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, है ना। क्रियाशील होते हैं यानी क्रिया कर सकते हैं, इसलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। दूसरा देखिए, वर्ग ए के वर्ग 1 जो है उसमें जो सोडियम और पोटेशियम है, इसका स्थान जो है भूपर्पटी पर, यानी कि भूमि की सतह पर पाए जाने वाले तत्वों में क्रमशः 7वां और 8वां है। यानी कि भूमि की सतह पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, भूपर्पटी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उसमें सोडियम और पोटेशियम का स्थान क्या है, सोडियम का 7वां है और पोटेशियम का 8वां है। इसके अलावा देखिए, फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वर्ग एक में देखेंगे, सबसे लास्ट में फ्रांसियम है ना। फ्रांसियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है और यह अत्यंत दुर्लभ भी है। इसी प्रकार से अन्य तत्वों की भी भूपर्पटी पर उपलब्धता कम है, ठीक है। इसके अलावा और अन्य जो तत्व हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो भी भूपर्पटी पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। वर्ग 2 में देखिए, वर्ग 2 के जो है तत्वों में बेरिलियम अधिक नहीं मिलता है, किंतु मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रायः प्रचुरता से पाए जाते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रचुरता पाई जाती है। स्ट्रांसियम और बेरियम जो है वो अपेक्षाकृत कम मिलता है, ठीक है। इनके अपेक्षाकृत, मैग्नीशियम और कैल्शियम की अपेक्षाकृत स्ट्रांसियम और बेरियम कम मिलता है। और इस वर्ग का अंतिम तत्व, यानी कि ग्रुप 2 की बात की जा रही है, सेकंड वाले की, जिसमें कि बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम ये सब एलिमेंट्स हैं, है ना। जब आप आवर सारणी देखेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले ग्रुप 1 में आपको दिखेगा हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और ग्रुप 2 अगर आप देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इस तरह से आपको दिखेगा। तो कह रहा है कि अंतिम तत्व जो होता है ग्रुप सेकंड का अंतिम तत्व रेडियम, ये क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था ग्रुप 1 में फ्रांसियम था रेडियो एक्टिव तत्व, तो ग्रुप 2 में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम है। नेक्स्ट इनकी कैरेक्टर है, देखिए कि इन तत्वों की संयोजी कोश में केवल एक ही ऑर्बिटल, है ना, NS ऑर्बिटल ही होती है। N कह रहा है, N किसको शो करता है, कोषों की संख्या को। यानी कि N की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, 7 हो सकता है। लेकिन जितने भी कोष रहेंगे वो चाहे वो 7 कोष तक पहुंच जाए या 6 कोष तक पहुंच जाए, लेकिन अगर वो एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो कह रहा है कि ऑर्बिटल हमेशा ऐसे ही रहेगा, है ना। ऑर्बिटल क्या होगा, ऐसे ही रहेगा। और कह रहा है कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 टाइप का होता है, ठीक। NS2 यानी कि एस ब्लॉक क्या होता है, इसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन,
एक हो सकते हैं या फिर दो हो सकते हैं। तो वही कह रहा है कि या तो एक रहेगा या फिर दो रहेगा। जैसे कि ग्रुप 1 वाला जो है लिथियम सोडियम वाला, उसका जब आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो लास्ट में आपका आएगा S1, ठीक है। जैसे कि 1s1, 2s1, 3s1 इस तरह से आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसे। और इसी प्रकार से जब वर्ग 2 का आप करेंगे, वर्ग 2 के तत्व कौन से हैं, जैसे बेरियम हुआ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो वो आएगा 1s2, 2s2, 3s2 इस तरह से अंतिम में आएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रायः एक या दो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए क्योंकि अंतिम कोश में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अंतिम कोश ही तो क्या कहलाता है, संयोजी कोश कहलाता है। तो वही कह रहा है कि इसमें एक या दो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय आवर्त का पहला तत्व अपने दाएं स्थित पड़ोसी वर्ग के द्वितीय तत्व के साथ प्रायः समानताएं प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की समानता को विकर्ण संबंध या फिर विकर्ण समानता कहते हैं, है ना। जैसे कि आप वर्ग 1 में देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इस तरह से होता है। वर्ग 2 में क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और वर्ग 13 फिर आ जाता है, ठीक। जब आप आवाज सारणी देखेंगे तो इसके बाद हम वर्ग 13 वाला देख रहे हैं। समानता हमें देखनी है ना, विकर्ण संबंध। तो वर्ग 1 का जो तत्व होता है पहला, दूसरा है, ठीक है। पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन होता है ना। पहले आवर्त में कौन सा तत्व रखा गया है, हाइड्रोजन। तो यहाँ दूसरे आवर्त की बात की जा रही है, ठीक है। द्वितीय आवर्त का पहला तत्व, द्वितीय आवर्त का पहला तत्व क्या है, लिथियम। कह रहा है अपने दाएं स्थित पड़ोसी वर्ग, दाएं स्थित पड़ोसी वर्ग कौन सा है, वर्ग 2 है इसका। तो दाएं वर्ग के पड़ोसी, दाएं स्थित पड़ोसी वर्ग के द्वितीय तत्व यानी कि दूसरे तत्व, पहले तत्व को छोड़कर दूसरे तत्व मैग्नीशियम, तो इसके साथ ये समानता प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से समानता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से ये देखिए वर्ग 2 वाला जो बेरिलियम है वो जो है वर्ग 13 जो है इसके दूसरे तत्व यानी कि एल्युमिनियम के साथ समानता प्रदर्शित करता है। किस प्रकार की समानता प्रदर्शित करता है, तो देखिए आयनों के आकार में समानता होती है इनके, ठीक है। लगभग बराबर होते हैं, एकदम बराबर नहीं है, लगभग बराबर होते हैं इनके आकार। उसके अलावा विद्युत ऋणात्मकता के मान में समानता प्रदर्शित करते हैं। और थर्ड है कि ध्रुवण क्षमता में समानता प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसलिए इनको कहा गया है विकर्ण संबंध। और इसमें जो लिथियम और मैग्नीशियम है इनकी जो समानता है लगभग समान ही होती है, बहुत ही माइन्यूट जो होता है, कम जो इनका अंतर जो है प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए ग्रुप 1, अगर हम देख लेते हैं कि ग्रुप 1 की क्या स्पेशलिटी है। तो ग्रुप 1 वाला जो तत्व है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स यानी कि क्षार धातुएं। तो देखिए आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में या फिर ग्रुप 1A में 6 एलिमेंट्स रखे गए हैं, जो कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। सबका परमाणु क्रमांक देख रहे हैं आप लोग। देखिए जैसे लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक है 3, है ना। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, 1s2, 2s1, है ना। 1 देखिए s1 आ रहा है ना, ns1 आ रहा है, n की जगह कोश होता है। अब ये देखिए सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। लास्ट देखते चलिए s1, यहाँ भी s1 है ना। अब देखिए पोटेशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद होगा 4s1, ठीक। रुबिडियम का देख लेते हैं।
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 में जाता है अब इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है 4s2, 4p6 और फिर आएगा 5s1, है ना। इस तरीके से अब देखिए 55 है ये सीजियम, उसका हम देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6 सेम यही होगा, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 फिर होगा। अब यहाँ देखिए 4d10 में जाएगा, है ना, 4d10। फिर उसके बाद जाएगा 5s2 में, 5s2 के बाद 5p6, उसके बाद 6s1। ये देखिए ठीक है। देखिए NS1 या 2 कह रहा था ना, NS1 होता है पहले का क्या होता है, क्षार का NS1। तो N क्या करता है, कोषों की संख्या को। देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें चौथा कोष, ये 5वां कोष, ये 6ठा कोष है, ठीक। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये 7वें कोष तक जाएगा, है ना। लेकिन सबके अंत में देखिए S ब्लॉक में जो संयोजी कोष है, अंतिम कोष S ब्लॉक है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। ओके, चलिए इसे फ्रांसियम का भी कर देते हैं। काउंट करते चलिए, 3p6, 3d10, फिर क्या आएगा 4s2, 4p6, फिर होगा 4d10। अब देखिए 87 है ये, तो हम जाएंगे F तक इसमें, 4f, F ब्लॉक में कितने होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 14 होते हैं। तो 4f14, फिर 5s2, 5p6, ठीक। फिर हम नीचे जाएंगे 5p6, 5d10, 10 के बाद अब आएगी 6 कोष की बारी, है ना, छठे कोष की बारी। तो 6s2, 6p6 और उसके बाद 7s1। देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जब निकाला है तो हमने देखा है कि लास्ट उपकोष जो होता है, अंतिम उपकोष यानी संयोजी उपकोष, संयोजी कोष, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। इसमें देखिए भौतिक अवस्था है, तो जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, क्षार धातुएं होती हैं, ये कैसे होती हैं, मृदु होती हैं, कोमल, आघात वर्धनीय, ठीक है, मतलब पीटा जा सकता है इनको, तथा तन यानी कि खींच के इन्हें पतली तार भी बनाई जा सकती है इनसे। कह रहा है कि सभी क्षार धातुओं में लिथियम सबसे कठोर होता है ना, लिथियम सबसे कठोर होता है। दूसरा देखिए परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं। देखिए इसमें पहला है, देखिए कह रहा है कि क्षार धातुओं की आयनिक त्रिज्याएं इनकी परमाणु त्रिज्याओं से छोटी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि क्षार धातुओं के संयोजी कोष में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होता है तथा धनायन के निर्माण में मूल परमाणु की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन कोष कम हो जाता है, जिससे कि त्रिज्या कम हो जाती है। देखिए धनायन बनाएगा तो क्या होता है, धनायन बनाता है कोई एलिमेंट्स, तो
एक इलेक्ट्रॉन का वो त्याग कर देता है ना। क्षार धातु का अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है, तो हमने देखा कि अंतिम कोश में क्या है, S1 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 इस तरह से है ना। तो अंतिम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। धनायन बनाने में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। तो जब त्याग कर देगा तो क्या कह रहा है कि अंतिम कोश ही कम हो जाएगा, ठीक, अंतिम कोश कम हो जाएगा, जिससे कि त्रिज्या इनकी कम हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, क्षार धातु की आयनिक त्रिज्याएं उनकी जो मुख्य परमाणु त्रिज्या है उससे छोटी होती है ना। जैसे देखिए सोडियम परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है ना। जब सोडियम धनायन बनाया, आयन बनाया, तो क्या हुआ, एक कोश कम हो गया। कितने कोश बच रहे हैं, 2 ही कोश बच रहे हैं। पहले कितने थे, ये एक कोश है 1, ये 2s2 और 2p6 ये दूसरा कोश हुआ, और 3s1 ये तीसरा कोश हुआ। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तीसरा कोश भी खत्म हो गया। कितने कोश बचे, केवल 2। तो यानी कि धनायन का क्या है, मुख्य जो परमाणु है उनसे छोटा है। इसके अलावा एक और ये भी है कि इसके अलावा जो है संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण शेष बचे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो इस प्रकार शेष बचे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक निकट आ जाते हैं, ठीक है, अधिक आकर्षित तो हो जाते हैं, आकर्षण बल से बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भी इनके जो आयन का आकार होता है वो कम हो जाता है। देखिए इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्षार धातुओं की जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं उनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं उनसे कम क्यों होती हैं, है ना, स्पष्ट करें। तो आपको जो है उपयुक्त उदाहरण की सहायता से इसे स्पष्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए कि अपने संगत आवर्तों में क्षार धातुओं की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं सबसे अधिक होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या समान होती है, किंतु प्रत्येक नए तत्व के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्या होता है कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, जिसके कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं क्रमबद्ध रूप से घटती हैं, और इसी कारण से सभी आवर्तों में संगत क्षार धातुओं की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं सबसे अधिक होती हैं। नेक्स्ट देखिए है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षार धातुओं की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएगा तब क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या जो है, कोशों की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक, कोश चेंज हो गए, है ना। जैसे अभी हमने देखा था ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे थे हम, पहले में क्या था, दूसरा कोश, फिर तीसरा कोश, फिर चौथा कोश, यानी कोश सीधे बढ़ जा रहे हैं। तो कोशों की संख्या वृद्धि हो जा रही है, जिससे कि आंतरिक इलेक्ट्रॉनों का संयोजी जो s इलेक्ट्रॉन है उस पर आवरणीय प्रभाव बढ़ जाता है। यानी कि जैसे ये देखिए आप, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा दे रही हूँ, ये है ना, जैसे कि ये है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसके लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या एक आवरण की तरह कार्य करेगा, है ना। अगर मान लीजिए ये कोई नाभिक है, अगर इस तरह से होता, नाभिक यहाँ होता, तो नाभिक जो है अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करता है इसको, ठीक, अधिक आकर्षण बल से इसको आकर्षित करता है, पहले कोश वाले को, फिर दूसरे कोश वाले को, फिर उसका जो आकर्षण बल यहाँ तीसरे कोश तक आने में क्या होता है, कम हो जाएगा, है ना। देखिए ये जैसे मान लीजिए ये पहला कोश है, ये इस तरह से, ये दूसरा है, और ये जो है तीसरा। तो ये जो दूसरा कोश है, दूसरे कोश के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो तीसरे कोश के लिए क्या करेंगे, एक तरह से आवरण का कार्य करेंगे, ठीक है, पर्दे का कार्य करेंगे। तो वही कह रहा है कि आवरणीय प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन मेघ जो है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, और इसी कारण से लिथियम से सीजियम तक जाने में परमाणु तथा आयनिक आकार में वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है कि क्षार धातुओं के घनत्व अन्य धातुओं के घनत्व की तुलना में बहुत कम होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परमाणु का आकार तथा परमाणु भार दोनों में ही वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, चौथा है आयनन एंथैल्पी या फिर ऊर्जा। तो लिथियम से सीजियम तक जाने पर क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जाएं लगातार घटती हैं,
क्यों घटती हैं? क्योंकि प्रत्येक तत्व में एक नए कोश की लगातार वृद्धि होती जाती है। तो कोशों की संख्या में वृद्धि होने पर आवरणीय प्रभाव में भी वृद्धि हो जाती है ना। जैसे कोश बढ़ेगा, है ना, पहले में दूसरा कोश था, 2 कोश था, तीसरे में 3 कोश आ गया, फिर नीचे 4 कोश आ गया। तो जब 4 कोश आ गया तो दूसरा और तीसरा कोश वाला क्या करेगा? चौथे कोश वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए एक तरह से आवरण का कार्य करेगा। तो ये कह रहा है कि आवरणीय प्रभाव में वृद्धि होती है, जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश को घटा देता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि नाभिक का आकर्षण बल जो है अंतिम कोश की तरफ कम हो जाएगा। तो अंतिम कोश से यानी संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉनों का निकालना आसान हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि आयनन एंथैल्पी यानी कि आयनन ऊर्जा ये कम हो जाती है ना। आसानी से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऊर्जा की कम मात्रा लगेगी ना। जब कठिनाई से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगी? अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ कह रहा है कि कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि संयोजी कोश पे नाभिक का प्रभाव नहीं है, कम है। ओके, 5वां देखिए विद्युत ऋणात्मकता। तो देखिए कह रहा है कि क्षार धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता के मान कम होते हैं, और सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षार धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो है आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है जिससे कि नाभिकीय आवेश जो है वो कम हो जाता है ना। कोशों की संख्या बढ़ी, ठीक, आवरण प्रभाव बढ़ा, तो नाभिकीय आवेश भी क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि क्षार धातुएं अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर पाने में असमर्थ होती हैं, जिसके कारण इनके विद्युत ऋणात्मकता के मान जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि लिथियम से सीजन तक जाने पर जो है परमाणु के आकार में वृद्धि होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। अब नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल, मतलब इनके रासायनिक गुण क्या हैं क्षारीय धातुओं के। तो ये देखिए पहला है वायु से क्रिया। तो वायु जो क्षार धातुएं होती हैं वो बहुत ही क्रियाशील होती हैं, और वायु में जब ये इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु के साथ ये ऑक्सीकृत हो जाती हैं, हैं, और इसके साथ ये ऑक्साइड, हाइड्राइड और अंत में कार्बोनेट की परत जो है इनके ऊपर सतह पर जम जाती है, और जिससे जो इनकी धात्विक चमक होती है वो फीकी पड़ जाती है। देखिए यहाँ पे सोडियम धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है तो सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे जल जो यानी कि नमी जो है इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनाता है। लेकिन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर क्षार धातुएं तीव्रता के साथ जलती हैं तथा धातु की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण ये करती हैं। इसका रिएक्शन हम यहाँ देख लेते हैं। लिथियम है धातु, ऑक्सीजन के साथ अब क्या करी, लिथियम मोनोऑक्साइड बना रही है। यहाँ पर सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना रहा है। नेक्स्ट देखिए जल से क्रिया। क्षार धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या करती हैं, प्रबलता से हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और इस क्रिया में H2O भी निकलती है। देखिए रिएक्शन है, देखिए M, देखिए बेटा M की जगह हम कोई भी क्षार धातु लिख देंगे, है ना। M ये ऐसे रिएक्शन का बता रहा है, रिएक्शन करने के लिए कि जैसे कोई भी क्षार धातु है ना। यहाँ किसी क्षार धातु का नाम नहीं लिया है, उस M को किसी भी क्षार धातु से डिनोट किया है। तो कोई भी अगर क्षार धातु है वो अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएगी तो वो क्षार धातु जो है हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी। जैसे कि यहाँ पे है लिथियम है ना। लिथियम क्या है, क्षार धातु है, जल के साथ अभिक्रिया की तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट देखिए क्षार धातुओं के यौगिक। तो इसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। देखिए कैसे प्राप्त होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट विलयन को बूझे हुए चूने के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप फिल्टरित करके अलग कर लिया जाता है। इस विधि को सोडा लाइम विधि भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है। इस विधि को क्या कहा गया, सोडा लाइम विधि।
नेक्स्ट देखिए वैद्युत अपघटनी विधि। तो इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है ना। और इस विधि के द्वारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है तो कई प्रकार की सेल का उपयोग किया जाता है ना, जिसमें से प्रमुख रूप से है नेल्सन सेल। तो आइए देख लेते हैं इसकी नेल्सन सेल विधि जो है। तो नेल्सन सेल क्या होता है, ये जो है कैथोड स्टील का बना इस सेल में कैथोड जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं और एनोड ग्रेफाइट का बना होता है तथा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है ना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेल्सन सेल विधि में वैद्युत अपघट्ट का कार्य कौन करता है, तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ओके। और इस सेल में यू आकार की एक छिद्रित नली होती है और जिसका प्रयोग जो है कैथोड के रूप में किया जाता है। इस सेल में ग्रेफाइट की एक छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है और इस सेल में एनोड तथा कैथोड के बीच एस्बेस्टस का सरंध्र डायाफ्राम यानी कि पोरस डायाफ्राम लगा होता है ना। और जब इन इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो निम्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ओके। और इसकी जो है जो इनका रासायनिक जो है इस प्रकार से इनका जो है रासायनिक अभिक्रिया इनकी होती है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है वो छिद्रित कैथोड के नीचे रखे पात्र में एकत्रित होता जाता है और इस विलयन में सोडियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में होता है जिसे कि बोलते हैं प्रभाजी क्रिस्टलन अशुद्धि के रूप में होता है जिसे कि प्रभाजी क्रिस्टलन विधि के द्वारा दूर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से नेल्सन सेल के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। बुक में ये देखिए नेल्सन सेल का फिगर दिया हुआ है। ये देखिए ये ग्रेफाइट की छड़ है, किसका काम कर रही है, एनोड का। ठीक। और ये देखिए परफोरेटेड कैथोड है ना। और ये है पोरस डायाफ्राम। ठीक। यहाँ से स्टीम प्रोवाइड की जा रही है ना। और जितना भी देखिए यहाँ जितना भी विलयन बना है यहाँ पे ये जो है छिद्रित जो डायाफ्राम है इसकी सहायता से नीचे जो एक पात्र है उसमें इकट्ठा हो रहा है। देखिए लिखा है सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड NaCl। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ भौतिक गुण हैं, हम देख लेते हैं इसमें क्या है कि ये जो होते हैं ये सफ़ेद होते हैं, डेलिक्विसेंट पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का डेलिक्विसेंट पदार्थ होता है। डेलिक्विसेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रस्वेद, है ना। तो इसका अर्थ होता है कि ये वायु से जो है जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है और विलयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है ना। वायु से जलवाष्प को अवशोषित करके विलयन बनाने की ये प्रवृत्ति रखता है। और जब वायु में इसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो कुछ समय बाद इसकी सतह पर जल वाष्प की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। इसका गलनांक होता है 318.4 डिग्री सेल्सियस और ये जल और अल्कोहल में विलय होता है। इसके अलावा इसे कॉस्टिक सोडा और दाहक सोडा भी कहते हैं और ये प्रबल क्षार होता है और अगर त्वचा पर पड़ गया तो ये फफोले पड़ सकते हैं इससे। नेक्स्ट इनके प्रमुख हम रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण क्या है कि जब वायु में इन्हें खुला रखा जाता है तो वायु की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित कर सकते हैं और वायु की जलवाष्प को अवशोषित करके यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का संतृप्त जलीय विलयन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। दूसरा देखिए जब इन्हें अत्यधिक गर्म कर दिया जाता है तो ये अपने अवयवों में विच्छेदित हो जाते हैं, यानी कि जितने भी अवयव से मिलकर बना होता है उन सभी में ये टूट जाते हैं, है ना। यहाँ देखिए रिएक्शन में
1000 डिग्री सेल्सियस पे इन्हें गर्म किया जा रहा है, तो सोडियम अलग, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, है ना। इस तरह से ये अपने अवयवों में अलग अलग बट गए। थर्ड देखिए, यह एक प्रबल क्षार होता है और अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। ये देखिए NaCl क्या है, लवण है, और HCl क्या है, अम्ल है। जब अम्लीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये क्या, तब भी ये लवण बनाता है। ओके, अम्लीय ऑक्साइड है, कार्बन के ऑक्साइड है या सल्फर के ऑक्साइड है, तो क्या बना रहा है, तब भी ये लवण का ही निर्माण करता है। इसके अलावा देखिए कि जब ये ठंडे और तनु यानी कि डाइल्यूट NaOH विलयन क्लोरीन के साथ जब क्रिया करते हैं तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण करता है। जब ठंडे और डाइल्यूट NaOH विलयन की बात की जा रही है, ठीक, तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसी प्रकार से जस्ट अपोजिट, जब गर्म और कंसंट्रेट, है ना, कंसंट्रेट विलयन जब है NaOH का, तब इसकी जब क्लोरीन के साथ अब क्रिया कराई जा रही है तो ये सोडियम क्लोरेट बनाता है, NaClO3। पांचवा देखिए इसका कि कुछ धातुओं के साथ ये क्रिया करके उनके विलेय लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करते हैं। जैसे जिंक है, ये क्या है, धातु है, और ये एल्युमिनियम धातु है, तो इसके साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट बनाता है। जब जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है कि अमोनियम लवणों के साथ जब क्रिया करता है तो ये अमोनिया गैस बनाता है, NH3, है ना। और फिर 7th वाला है कि कुछ जब धातु के लवणों के साथ जलीय विलयन में जब इन्हें मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देता है ना, हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देता है उन धातुओं के हाइड्रोक्साइड को। जैसे ये है फेरस का हाइड्रोक्साइड है और ये जिंक का हाइड्रोक्साइड है, तो ये इसका अवक्षेप बना देता है। अब देखिए इसके उपयोग हम देख लेते हैं कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। तो ये जो है विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, है ना, जैसे कि सोडा लाइम के निर्माण में, और जिसमें सोडा लाइम में NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड का अनुपात होता है 2:1, NaOH होता है 2 और CaO होता है 1 के अनुपात में। प्रयोगशाला में मुख्य अभिकर्मक के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत से उद्योग हैं, जैसे कि साबुन उद्योग, कागज उद्योग, सिल्क उद्योग, रेयान उद्योग, ठीक है, इनको बनाने में भी किया जाता है। और इसके अलावा पेट्रोलियम के शोधन में और डाई आदि के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जा सकता है। सेकंड यौगिक है बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। तो इसका अणुसूत्र होता है NaSCO3 और रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। विधि कैसे है कि विधि कैसे इनको बनाने की विधि, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, है ना। भौतिक गुण देख लेते हैं। बेकिंग सोडा जो है ये श्वेत होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में अल्प विलेय होता है और जलीय विलयन जो है इनका क्षारीय होता है। रासायनिक गुण है, देखिए उष्मा का प्रभाव, तो जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ये हीट का सिंबल है। ओके, अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो उसकी अभिक्रिया जब अम्ल से कराई जाएगी तो क्या करेगा, ये लवण बनाएगा NaCl और साथ में जल बनाता है। यहाँ भी देखिए लवण और जल। बेकिंग सोडा के उपयोग हम देख लेते हैं। इसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टर्टरेट का ये मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर।
इसके अलावा अग्निशामक यंत्र में एंटीसेप्टिक के रूप में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जा सकता है। देखिए थर्ड यौगिक है साधारण नमक। ओके, तो साधारण नमक का जो अणु सूत्र है वो NaCl होता है और इनका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक प्राप्त कहाँ से होता है, समुद्र, खारे झीलों से, और खारे झीलों के जल को जब सूर्य की उष्मा से वाष्पित किया जाता है तो साधारण नमक प्राप्त होता है। भौतिक गुण देखिए ये रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। इसके अलावा ये लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं, जल में विलेय हैं और इनका स्वाद नमकीन होता है। अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है इसमें, इसलिए ये वायु में जब खुला छोड़ दिया जाता है तो ये पिघल जाते हैं, है ना। ऐसे नमक को कुछ देर के लिए अगर खुला रख देंगे वायु में तो क्या होता है, वो पिघलने लगता है ना। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। इनका घनत्व देखिए 2.17 और गलनांक होता है 800 डिग्री सेल्सियस। रासायनिक गुण है देखिए, ये सोडियम क्लोराइड को जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। और जब इनकी सिलिका के साथ अभिक्रिया कराई गई है तो सोडियम सिलिकेट बन रहा है ना, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई गई तो नमक के साथ विलयन में अमोनिया और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित कराई गई तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। नमक के उपयोग क्या है, पता ही है सबको कि इनका उपयोग है मुख्य रूप से भोजन के निर्माण में होता है ना। और इसके अलावा मांस है, जैसे मांस, मछली है, मक्खन, अचार आदि को सुरक्षित रखने में भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे घर में अचार बनता है तो उसमें ढेर सारे नमक मिलाए जाते हैं, क्यों, ताकि जो है बैक्टीरिया जो है इन पर संक्रमण ना कर सके, है ना, जिससे अचार खराब ना हो। इसके अलावा देखिए मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश चढ़ाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। साबुन के निर्माण में, सोडियम क्लोराइड बनाने में, कुल्फी आदि के जमाने में भी इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जैसे कि धावन सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन आदि, इसके भी निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। ओके, तो वर्ग 1 का जो हमने सारे कैरेक्टर को हमने देख लिया है और प्रमुख यौगिकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम जो सेकंड वर्ग है, सेकंड ग्रुप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।